कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी चीज अपराध जगत में संभव नहीं, मगर बद की कहानी एक अपराध के ऐसे फुल प्रूफ प्लान पर आधारित है जिसमें अपराधी और पीड़ित के बीच की रेखा कहानी के अंत तक आते आते धुंधली हो उठती है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बद मूवी को, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है रिटायर्ड टीचर शंभुनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा से, जो कि ग्वालियर में रहते हैं। उनका एक बेटा भी होता है और उसके काफी बड़े बड़े सपने होते हैं। वो पढ़ाई में अच्छा होता है, इसलिए वो विदेश जाने की मांग करता है, लेकिन विदेश जाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए है। तो कुछ पैसे तो मिश्रा जी के पास थे और कुछ पैसे वो मोटे ब्याज पर एक बड़ी रकम उधार ले लेते हैं। पर अपने बेटे का बेहतर करियर बनाने के लिए ये तो कुछ भी नहीं है, इसलिए बेहतर करियर बनाने के लिए वो लोग उसे विदेश भेज देते हैं। तो अब घर में सिर्फ शंभुनाथ और उनकी पत्नी मंजू थी, और मनोहर कहानियों के शौकीन शंभुनाथ की पत्नी मंजू मिश्रा घुटनों की बीमारी से पीड़ित है। उन्हें अक्सर सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में प्रॉब्लम होती है। इसके बावजूद वो हर रोज पूजा पाठ करती और हर रोज मंदिर जाती। अब क्योंकि ये एक पंडित का घर था, इसलिए यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन करना तो दूर, यहाँ पर मांस मदिरा का नाम लेना भी वर्जित है। उनके घर में चूहे बहुत हैं, लेकिन वो चूहे को भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि किसी जीव को मारना पाप के भागीदार के समान है। इसलिए वो चूहे को मारते नहीं हैं, बल्कि वो चूहे को पकड़ते हैं और घर से दूर छोड़कर आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मिश्रा जी छोटे बच्चों को ट्यूशंस देते हैं, ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें, क्योंकि बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ढेर सारा कर्जा लिया हुआ है और उसे चुकाने के लिए उन्हें हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पर हम नैना नाम की एक छोटी सी 12 साल की लड़की को देख पाते हैं, जो कि अक्सर मिश्रा जी के घर पर ही रहा करती थी। नैना की फैमिली थोड़ी गरीब है और मिश्रा जी की फैमिली नैना को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मिश्रा जी की सिर्फ कर्ज की ही टेंशन है, इसलिए मंजू देवी मिश्रा जी से कहती है कि वो अपने बेटे से पैसे मांग ले, लेकिन अपने बेटे से तो उनकी बहुत ही कम बात होती है। साथ ही उनका बेटा हर महीने उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए भेजता है, जबकि कर्जा लाखों का है, और इतने पैसों में तो उनका घर का खर्चा भी ना चले। अब रात होती है और मिश्रा जी के घर पर हम देखते हैं पांडे नाम के एक आदमी को, जो कि थोड़ा मवाली टाइप था। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आता है और मिश्रा जी भी चुपचाप उसे अंदर आ जाने देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिश्रा जी ने जो पैसे उधार लिए हैं वो इसी आदमी से लिए हैं। मिश्रा जी ना चाहते हुए भी उस आदमी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जब भी पांडे घर आता है तो मिश्रा जी उसे कुछ न कुछ पैसे जरूर दिया करते हैं। लेकिन इन थोड़े से पैसे से पांडे का कर्जा खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि पांडे के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज है, जिसके बदले में पांडे उनका घर का यूज करता, लड़कियों को लेकर आता है, साथ यहाँ पर नॉन वेज खाना भी लेकर आता है और उन्हीं के सामने खाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। ये सब कुछ होता हुआ मिश्रा जी और मंजू देवी बाहर बैठकर देखते हैं, और ना चाहते हुए भी वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कर्जे के तले दबे हुए थे। और फिर पांडे के जाने के बाद वो पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, ऐसे घर की साफ सफाई जहाँ पर मांस मदिरा का नाम लेना भी वर्जित था। अब अगले सीन में हम देखते हैं शक्ति सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को, और ये पुलिस इंस्पेक्टर भी थोड़ा सा करप्ट होता है, जिसकी पांडे से अच्छी बनती है, जो कि स्मगलिंग का काम करता है, और यहाँ पर शक्ति सिंह भी पांडे का साथ देता है। अब एक दिन मिश्रा जी जब बैंक से कुछ पैसे निकलवा कर ला रहे होते हैं, तो बीच रास्ते में उन्हें पांडे मिल जाता है और पांडे उनके जेब से सारे पैसे छीन लेता है। पांडे अक्सर ऐसा ही किया करता है। मिश्रा जी जब भी उसे रास्ते में कहीं पर मिलते हैं तो पांडे उनके सारे पैसे छीन लेता है, और साथ ही इस बार तो पांडे मिश्रा जी से अपनी कार में धक्का भी लगवाता है। ये सब कुछ होता हुआ इंस्पेक्टर शक्ति देख रहा होता है, इसलिए वो तुरंत ही पांडे के पास आता है और मिश्रा जी को घर जाने को कहता है। अब एक दिन मिश्रा जी फिर से बैंक आते हैं, क्योंकि नैना का जन्मदिन था, इसलिए वो सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे, लेकिन पैसे कम होने के कारण वो 2 पेस्ट्री से ही नैना का जन्मदिन मना लेते हैं। लेकिन वो इस जन्मदिन में काफी खुश लग रहे थे, नैना भी काफी खुश थी। और जब वो अपने घर वापस जा रही होती है तो यहाँ पर मिश्रा जी और मंजू देवी सोच रहे थे कि बेटा ना होकर काश हमारी नैना जैसी एक बेटी होती। अब कुछ दिनों के बाद पांडे फिर से मिश्रा जी के घर पर आता है, सेम हरकतें वापस करता है, मांस मदिरा सब कुछ करता है, लेकिन इस बार पांडे की नजर नैना पर पड़ जाती है। लेकिन किसी तरह से मिश्रा जी पांडे का ध्यान भटकाते हैं और उसे कुछ पैसे देकर रफा दफा कर देते हैं। लेकिन अब हालत बिगड़ती जा रही थी और पांडे की हरकतें दिनों दिन घटिया होती जा रही थी, और अब क्योंकि वो नैना पर गंदी नजरें डाल रहा था, इसलिए मिश्रा जी सोचते हैं कि अब तो पांडे का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मिश्रा जी अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं, और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पांडे पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, जो कि शक्ति सिंह से बात कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पांडे ने भी मिश्रा जी को देख लिया था। इसके बावजूद पांडे यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर के बाद मिश्रा जी भी। लेकिन जब रात होती है तो पांडे मिश्रा जी के घर पर आता है
और वो मिश्रा जी को जोरदार चमाट मारता है, क्योंकि जो लाइन मिश्रा जी क्रॉस करने वाले थे वो हद के पार थी। तो इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि पांडे अपने साथ एक ब्रोकर को लेकर आता है और इस मकान की डील करने लगता है, क्योंकि मिश्रा जी के पास इतने पैसे तो थे नहीं कि वो दे दें, लेकिन उनके पास ही मकान है और इस मकान को बेचकर ही वो पैसे दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर पांडे मिश्रा जी से कहता है कि उनके पास एक और रास्ता है, जिसके बदले में तुम्हें ना तो मकान बेचना पड़ेगा और ना ही पैसे देने पड़ेंगे, और वो रास्ता ये है कि नैना को एक बार मेरे पास भेज दो। और ये बात कहीं ना कहीं मिश्रा जी के दिल में लग जाती है और वो अगले ही पल एक स्क्रू ड्राइवर से पांडे का काम तमाम कर देते हैं, जिससे कि पूरा घर खून से लाल हो चुका था। ऐसे घर में जहाँ चूहा मारना भी मना था, जहाँ पर मांस मदिरा खाना भी मना था, वहाँ पर मांस मदिरा के साथ साथ उन्हें एक जान भी लेनी पड़ी। अब जब मंजू देवी मंदिर से वापस लौटती है तो वो ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर उसके घर में ये सब क्या हो गया। तो मिश्रा जी ने जाने अनजाने में ये सब कुछ तो कर दिया था, लेकिन अब उन्हें इस बॉडी को ठिकाने भी लगाना था। इसलिए वो पांडे की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं ताकि आसानी से इस बॉडी को कहीं पर ठिकाने लगाया जा सके। इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़े करके इसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां पर वो इस बॉडी को आग लगा देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इस बॉडी के हड्डी बची हुई थी, जिसके बाद वो अगले दिन एक चक्की के पास जाते हैं और उस चक्की में इन हड्डियों का चूरा बना देते हैं और उसे आटे के समान कर देते हैं। लेकिन इन सब के बाद मंजू देवी मिश्रा जी से बात करना टोटल बंद कर देती है, क्योंकि उनकी नजरों में मिश्रा जी अब एक क्रिमिनल के समान थे और यही गिल्ट मिश्रा जी के अंदर उन्हें खाया जा रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मिश्रा जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अगले ही दिन पुलिस स्टेशन सरेंडर करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर शक्ति सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि एक कांस्टेबल है। तो मिश्रा जी कांस्टेबल को ही बताने लगते हैं कि उन्होंने पांडे की जान ली है, उन्होंने उसके टुकड़े किए, जलाकर हड्डियों का आटा बनाकर उसके सबूतों का नामो निशान मिटा दिया। लेकिन कांस्टेबल इन सारी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। उसे ऐसा लगता है कि मिश्रा जी कोई कहानी सुना रहे हैं, जो कि अक्सर वो सुनाया करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि शक्ति सिंह के पास पांडे का केस आता है। दरअसल पांडे मिसिंग था, इसलिए उसे खोजने की छानबीन चल रही थी। और एक दिन जब वो कांस्टेबल शक्ति सिंह को मिश्रा जी की कही हुई सारी बातें बताता है, तो इंस्पेक्टर शक्ति उस कांस्टेबल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उसे पहले बतानी चाहिए थी। यहाँ दूसरी तरफ मिश्रा जी और मंजू देवी को हम साथ में बैठा हुआ देख पाते हैं। मिश्रा जी काफी उदास थे और वो मंजू देवी को बता देते हैं कि आखिर उन्होंने पांडे को क्यों मारा। और ये सारी बातें सुनने के बाद मंजू देवी भी मिश्रा जी का साथ देने लगती है और वो उनसे कहती है कि ये मर्डर नहीं है बल्कि वध है। अब जब इंस्पेक्टर शक्ति को मिश्रा जी के बारे में सब कुछ पता चला तो वो अगले ही दिन मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन में बुला लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिश्रा जी झूठ बोल देते हैं, क्योंकि अब उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं था और उनकी पत्नी मंजू देवी भी अब उनका साथ दे रही थी। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि पांडे उस रात उनके घर पर आया था, लेकिन उन्होंने पांडे को पैसे दे दिए थे, जिसके बाद पांडे उनके घर से चला गया था। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति यहाँ पर मर्डर के बारे में कम और पांडे के पास कोई चीज होने की बात करता है कि पांडे के पास कोई चीज थी जो कि तुमने देखी। लेकिन मिश्रा जी साफ मना कर देते हैं और यही बात जब वो मंजू देवी से पूछते हैं तो मंजू देवी भी साफ मना कर देती है। अब आगे हम देखते हैं कि अभी भी मिश्रा जी के ऊपर से कर्जे की टेंशन हटी नहीं थी, क्योंकि पांडे जिस आदमी के लिए काम करता है उसे ये सारी बातें मालूम थी और मिश्रा जी के ऊपर कर्जा है ये बात भी मालूम थी। इसलिए वो अगले ही दिन मिश्रा जी के घर पर आ जाते हैं और उनके घर को नीलाम करने की बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 दिन है, अगर वो पैसे नहीं देंगे तो उन्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। अब मिश्रा जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताते हैं। लेकिन उनका बेटा तो उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं कर रहा था और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की शादी हो चुकी है और उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा घर लिया है। ये सब चीजें जानकर मिश्रा जी काफी दुखी हो जाते हैं कि उनका बेटा पूरी तरह से पराया हो चुका है। यहाँ दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति अभी भी पांडे के केस में लगा हुआ था और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि मिश्रा जी ने ही पांडे का कत्ल किया है। दरअसल उस रात मिश्रा जी जब बोरे में भरकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे तो उसे एक आदमी ने देख लिया था। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति इस बात को ओपन नहीं करता है और वो मिश्रा जी को चुपचाप एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर शक्ति मिश्रा जी से बात करता है
वो उनसे पैसे नहीं मांगता है, बल्कि वो उनसे कहता है कि उन्हें सिर्फ पांडे का मोबाइल चाहिए है। अगर उसे पांडे का मोबाइल मिल जाता है तो वो इस केस को यहीं पर रफा दफा कर देगा और जो घर तुम्हारा नीलाम हुआ है वो उसे भी वापस दिलवा देगा। लेकिन मिश्रा जी को वाकई नहीं मालूम था कि पांडे का मोबाइल कहाँ पर है। लेकिन मिश्रा जी जब अपने घर की छानबीन करना शुरू करते हैं तो उन्हें एक जगह पर पांडे का मोबाइल मिल जाता है और वे इस मोबाइल को इंस्पेक्टर शक्ति को दे देते हैं। दरअसल उस मोबाइल में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति की एक अश्लील वीडियो थी और इसी कारण पांडे शक्ति सिंह से बिल्कुल भी नहीं डरता था और ना चाहते हुए भी शक्ति सिंह को पांडे की हर एक बात माननी पड़ती थी। लेकिन इंस्पेक्टर शक्ति के हाथ वो वीडियो लग चुकी थी, इसलिए अब उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अब मिश्रा जी को बचाने के लिए वो लोग पांडे के बॉस को पांडे के मर्डर के केस में फंसाने का सोचते हैं। तब उन्हें मिश्रा जी के घर पर एक खून से सना हुआ स्क्रू ड्राइवर मिलता है, जो कि घर अब पांडे के बॉस का हो चुका था। तो पांडे के बॉस के घर पर एक स्क्रू ड्राइवर वाला हथियार पाया गया जिससे कि पांडे की हत्या की गई थी और इसी हथियार के आधार पर पांडे के बॉस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस गुनाह से मिश्रा जी पूरी तरह से आजाद हो चुके थे, जिसके बाद वो ग्वालियर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों, निर्देशक और लेखक राजीव ने इस क्राइम थ्रिलर को ग्वालियर में बुना है और एक आम आदमी के खास हालत में पड़कर क्राइम का सहारा लेना फिल्म की विशेषता है। फिल्म का पहला भाग काफी सुस्त है, मगर दूसरे भाग में कहानी जोर पकड़ती है। इस थ्रिलर में निर्देशक चरित्रों के जरिए छोटे शहर की आर्थिक और सामाजिक विडंबनाओं को भी दर्शा ले जाते हैं। कहानी में हल्के फुल्के कॉमिक पल भी हैं। हत्या के बाद उसके टुकड़े करने पर बैकग्राउंड म्यूजिक और आवाज के जरिए जो बताया गया है वो रोंगटे खड़े कर देता है। चूहे को चूहेदानी में पकड़ने वाला सीक्वेंस प्रतीकात्मक है जो चरित्र की पैनी सोच को दर्शाता है। सपन नरूला की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। ग्वालियर की गलियों से लेकर कुछ ऐतिहासिक जगहों तक उन्होंने शहर की बखूबी अपने कैमरे से उतारा है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है, मगर थ्रिलर एलिमेंट थोड़े कम है। यहाँ फिल्म कुछ हद तक आपको दृश्यम की याद दिलाती है। एक पॉइंट पर कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है, लेकिन अंत भला तो सब भला, क्योंकि अंत में आप सुकून की सांस जरूर लेते हैं। बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में संजय मिश्रा ने कमाल का काम किया है। एक बुजुर्ग जो गुंडे के आगे बोल नहीं पाता, वो कैसे एक बद कर देता है और फिर कैसे अपने इस गुनाह को छिपाता है। इस किरदार को संजय मिश्रा ने पूरी परफेक्शन के साथ निभाया है। बेटे की बेरुखी के बाद उनके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन आपको भी परेशान करते हैं और बद के बाद वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो आपको हैरान करता है। ये शायद संजय मिश्रा के सबसे बेहतरीन किरदार में से एक है। नीना गुप्ता ने भी शानदार काम किया है। कैसे बच्चे की बेरुखी के बाद भी माँ की ममता कम नहीं होती, ये नीना का किरदार शानदार ढंग से दिखाता है। सौरभ सचदेवा नेगेटिव रोल में है और उनका काम भी काफी अच्छा है। पुलिस वाले के किरदार में मानव विज काफी इंप्रेस करते हैं। तो फिल्म में अभिनय के दो मजबूत स्तंभ का काम करते हैं संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर की बेचारगी से लेकर उसके आक्रोशित होने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो संजय मिश्रा के अभिनय के लाजवाब ग्राफ को दर्शाता है। नीना गुप्ता ने घुटनों के दर्द से परेशान धर्म भीरू महिला के किरदार में प्राण फूंक दिए हैं। पति पत्नी के रूप में उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। पुलिस अफसर के रूप में मानव विज जचे हैं। वहीं सौरभ सचदेवा को पांडे के रूप में देखना हद से ज्यादा गुस्सा दिलाता है और यही उनकी एक्टिंग की खूबी है। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और इस मूवी को आसानी से वॉच करें। उस वेबसाइट का नाम है moviesdeke.com। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।